स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण सर आप लोगों के लिए लाया हूँ पुनः कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ऐसा कलेक्शन जो कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना केंद्र की यहाँ पर बात की जा रही है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1977, 1976, 1975 और 1970। ठीक, तो इसमें से बताइए कि कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1977। 1977 में पहली बार राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया? निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित जो हमारा नेटवर्क रहा उसकी लॉन्चिंग की डेट पूछी गई है, उसकी लॉन्चिंग कब हुई? ऑप्शन है आपके 1982, 1986, 1987 या 1997। क्या रही इसकी लॉन्चिंग डेट? इसकी लॉन्चिंग डेट है 1987, यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम किसकी बात की जा रही है? नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? इसका ऑप्शन आपके सामने है 2005, 2006, 2007 या 2008। कहाँ की भारत की जा रही है यहाँ पर, विश्व की नहीं भारत की जा रही है कि भारत में ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है? 2006, यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने ई कॉमर्स वाली जो क्लास रही उसमें बताया भी है कि भारत में जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? 2006 में। 2006 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था उसके दौरान ही हमारे भारत में ई गवर्नेंस का प्रारंभ, यह शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, स्वान की स्थापना कब हुई? स्वान यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की यहाँ पर बात की जा रही है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है आपके 2002, 2004, 2005 या 2010। कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ 2004 में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। 2004 में इसका प्रारंभ किया गया था। अब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है क्या? यदि हम इस नेटवर्क की बात करें तो प्रत्येक स्टेट जो स्टेट है वह क्या करते हैं, अपने अनुसार स्टेट के जिस प्रकार हम देखते हैं कि सेंट्रल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर नीचे आते हैं तो हमारा ग्रामीण, इसी प्रकार प्रत्येक स्टेट क्या करती है, एक नेटवर्क का निर्माण कर लेती है। और वही नेटवर्क क्या रहता है, हमें ये बताता है कि हमारे स्टेट से कोई पॉइंट निश्चित है, फिर उसके नीचे और फिर उसके अंत। इस प्रकार का जो स्टेट, एक स्टेट लेवल के लिए, या हम ये कहें कि एक स्टेट के लिए यह नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है। इस नेटवर्क में प्रत्येक स्टेट के लिए अलग एक्सेसिंग नेटवर्क एक्सेसिंग क्षमता दी जाती है ना। तो स्वान जिसे क्या कहा जाता है, स्वान शॉर्ट में, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी स्थापना कब की गई है? जिसकी स्थापना 2004 में की गई है। ठीक, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। भारत विकास गेटवे की बात की जा रही है, भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है। वैसे जनरली हम कहते हैं क्या है क्या है क्या है पर चलती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्या कर देते हैं, नहीं दे
शामिल नहीं है, उपरोक्त से निम्न में कोई नहीं है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने वाली बात है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा या परिवहन। 4 ऑप्शन आपके सामने है ना। तो इसमें से क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो क्या होगा, इसका ऑप्शन जो सही है वो क्या है, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि परिवहन इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत विकास गेटवे यानी कि यहाँ पर एक योजना लाई गई है, भारत के विकास से संबंधित यह योजना है। और इस योजना के अंतर्गत क्या बताया गया है, मुख्य रूप से भारत के विकास के लिए ये योजना लाई गई और इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों को रखा गया है, जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा। ये 3 मुख्य क्षेत्र आपके सामने दिख रहे हैं। और इनके अलावा यदि हम बात करें तो 3 क्षेत्र और आते हैं, जैसे समाज कल्याण, ग्रामीण और ऊर्जा। 3 क्षेत्र और क्या है, जैसे हम देखें समाज कल्याण, ग्रामीण और ऊर्जा। टोटल इसमें कितने हैं, 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है भारत विकास गेटवे के अंदर। कृषि ये हमारा पहला, स्वास्थ्य दूसरा, प्राथमिक शिक्षा तीसरा, चौथा हमारा समाज कल्याण, 5वां हमारा ग्रामीण और 6ठा हमारा ऊर्जा। ये 6 क्षेत्रों को भारत विकास गेटवे में शामिल किया गया है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया, तो इस योजना को जो लॉन्चिंग डेट है वह क्या है, 4 जुलाई 2009। क्या है, 4 जुलाई 2009। कब लॉन्चिंग किया गया इसको, भारत सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था, ये एक ऐसा क्षेत्र माना गया या एक ऐसा पोर्टल भी कहा गया इसे, जिसके तहत इन 6 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई इन 6 क्षेत्रों को, क्योंकि प्रत्येक स्थिति पर ये जो क्षेत्र हैं, कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण और ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए इन 6 क्षेत्रों को मुख्य रूप से यहाँ पर रखा गया है। आगे ये देखें तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वह क्षेत्रीय भाषाओं की, यानी कि 5 क्षेत्रीय भाषाओं में रखा गया। कौन कौन सी है वह भाषा, तो हम उन पे भी जिक्र कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा कौन सी रही। तो उन क्षेत्रीय भाषाओं में यदि हम देखते हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, क्या है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली। ये 5 भाषाओं को या 5 क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें मुख्य रूप से रखा गया है। क्लियर। तो भारत विकास गेटवे क्या है, भारत की एक ऐसी योजना जो कब लॉन्च की गई, वह लॉन्च की गई 4 जुलाई 2009 को। कितने क्षेत्रों को रखा गया, तो 6 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया, कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण और ऊर्जा। मुख्य या खास क्या रहा, 5 क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली। क्लियर है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वान सहभागिता के किस श्रेणी के तहत कार्य करता है। स्वान, इससे पहले भी हम डिस्कस कर सकते हैं, स्वान के बारे में हमने डिस्कस किया है कि स्वान क्या है ना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछी गई है, किस सहभागिता के बारे में पूछा गया, किस सहभागिता के तहत कार्य करता है। तो कौन सी सहभागिता है इसमें, ऑप्शन है आपके G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, कंज्यूमर टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या है, गवर्नमेंट टू
कस्टमर या कंज्यूमर। क्लियर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे कि इन पर अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ किसको कनेक्ट किया गया है, कस्टमर को। तो इस प्रकार के जो पोर्टल है ये सारे हमारे क्या रहेंगे, कस्टमर। क्लियर है, गवर्नमेंट एक पक्ष पर गवर्नमेंट रहेगी और दूसरे एंड पर क्या रहेगा, दूसरे एंड पर हमारे सारे कंज्यूमर रहेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बोला गया है कि आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट पूछी गई है किसकी, आरोग्य सेतु ऐप की पूछी गई है। आपके पास डेट दी है 2 अप्रैल 2020, 3 अप्रैल 2020, 4 अप्रैल 2020, 5 अप्रैल 2020। इसमें सही आंसर क्या है आपका, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग क्या है, तो जैसा हम सभी ने देखा होगा कोरोना काल के समय आरोग्य सेतु ऐप को लाया गया। कब लाया गया, 2 अप्रैल 2000 को लाया गया। किस लिए लाया गया, आरोग्य सेतु ऐप कहीं ना कहीं कोरोना से संबंधित जानकारियों के लिए इस ऐप को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आरोग्य सेतु ऐप में जानकारी कितनी भाषाओं में दी जाती है। यहाँ पर भाषाएं पूछ ली गई हैं कि जो भाषाएं हैं आरोग्य सेतु ऐप की वो कितनी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 14, 15, 12, 11। इसका सही जवाब क्या होगा, आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में है। तो हम देखेंगे इसका जो सही आंसर है वह है आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 11 भाषाओं में आरोग्य सेतु ऐप में भाषाओं को शामिल किया गया है। या ये कह सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत जो जानकारी दी जा रही है वो 11 भाषाओं में दी जा रही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सारथी पोर्टल का संबंधित है। यह सारथी पोर्टल का संबंध है, सारथी पोर्टल के बारे में बात की गई है। इससे संबंध पूछा गया है कि सारथी पोर्टल का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके पुलिस विभाग से, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से, महिला सशक्तिकरण से, या वृद्धजनों की सहायता से। तो किससे संबंधित हमारा सारथी पोर्टल, तो हमारा सारथी पोर्टल का संबंध किससे है, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। अब दिव्यांग व्यक्ति कौन होते हैं, यदि हम बात करें दिव्यांग व्यक्तियों की, तो दिव्यांग व्यक्ति कौन है, ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी चीज या ये कहें किसी इससे कमी होती है ना, उन सभी व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, दिव्यांग व्यक्ति, है ना। जैसे हम बात करें कि भाई कोई व्यक्ति मूक बधिर है यानी कि बोलने में अक्षम है तो वह भी दिव्यांग कहलाएगा। और व्यक्ति की बात करें आँखों से है तो ये सारे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, दिव्यांग कहलाते हैं। इन व्यक्तियों के सशक्तिकरण यानी कि इनके बढ़ावे के लिए कि इन व्यक्तियों को सशक्त करना चाहिए, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को हीन दृष्टि से भी देखता है। यदि हम सामाजिक पृष्ठभूमि पर जाके बात करें तो सामाजिक पृष्ठभूमि में इन व्यक्तियों को थोड़ी सी हीनता की भावना देखी जाती है। तो उनका सशक्तिकरण कौन करेगा, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक राज्य में सबसे अंतिम दायित्व किसका रहता है, सरकार का रहता है। तो यह जो पोर्टल बनाया गया है वो दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ही बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके सामने सगुन पोर्टल का संबंध, यानी कि सगुन पोर्टल किससे संबंधित है। कौन से पोर्टल की बात की जा रही है, सगुन पोर्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके सामने कृषि मंत्रालय से, उद्योग मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। तो किससे संबंधित है हमारा सगुन पोर्टल, तो हमारा सगुन पोर्टल किससे संबंधित है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा पोर्टल, सगुन पोर्टल। अब सगुन पोर्टल क्या है, तो सगुन पोर्टल जो है वह स्कूल 15 लाख स्कूल, 90 लाख शिक्षक और लगभग 25 करोड़ छात्रों को जोड़कर उनकी शिकायत से संबंधित यह पोर्टल बनाया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है, सगुन पोर्टल यहाँ पर नाम दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाधान ऐप किससे संबंधित, कौन से ऐप के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, समाधान ऐप के बारे में पूछा गया है कि समाधान ऐप का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके परिवहन मंत्रालय से, चुनाव आयोग से, पंचायतों से या पुलिस से। किससे संबंधित हमारा समाधान, तो समाधान का संबंध किससे है, योजना आयोग से। किससे संबंध है, योजना आयोग से। अब योजना आयोग से यदि कोई चीज़ संबंध है तो इसके पास जानकारी क्या होंगी, चुनाव आयोग की जो बात की है, चुनाव आयोग से संबंध है इसका, तो इसका अब जानकारी इस पर क्या होंगी, तो हम देखेंगे चुनाव आयोग, तो जानकारी भी हमारे चुनाव से संबंधित होंगी, है ना। यहाँ पर जो जानकारी रहेंगी समाधान की वो कैसे संबंधित होंगी, चुनाव आयोग से संबंधित होंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की बात की जा रही है यहाँ पर, किस पोर्टल की, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल जनवरी 2006, फरवरी 2006, जून 2006 या जुलाई 2006। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। शुरुआत आपकी पूछी गई है, क्या हो सकती है, तो इसका सही जवाब क्या है, जुलाई 2006। यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका प्रारंभ कब हुआ, उसका प्रारंभ है, उसकी शुरुआत जुलाई 2006 में की गई। अब ऑनलाइन पोर्टल होता क्या है, यदि हम बात करें कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल जो यहाँ पर बताया जा रहा है, एमपी ऑनलाइन, है ना, एमपी ऑनलाइन पोर्टल जो बताया गया है आखिर ये है क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल सरकार के द्वारा निर्मित एक ऐसा पोर्टल है जिस पर सरकार की समस्त या अधिकांशतः जानकारियों को यूज़र के लिए, या यही हम कहें कि जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसे दी जा रही है, यहाँ पर जो कौन है, जनता है, इन सभी के लिए प्रोवाइड करने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में क्या है, शासकीय योजनाओं की जानकारी, कौन सी, शासकीय योजनाओं की जानकारी। क्लियर हुआ, शासकीय योजनाओं की जानकारी हमें कहाँ मिल रही है, हमारे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाती है। अब शासकीय योजना बहुत सारी होती हैं, समय समय पर सरकार नई योजना ला रही है ना। अभी यदि मध्य प्रदेश की बहुत देखें तो लाडली बहन योजना है, तो जैसे जैसी योजनाएं आती जाती और पुरानी कुछ योजनाएं भी इस पर रहेंगी। सारी योजनाएं कहाँ मिल रही हैं हमें, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर मिल रही हैं। जिसका प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रारंभ हुआ हमारा जुलाई 2006 में। कब हुआ, जुलाई 2006 में इसका प्रारंभ किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिशा ऐप संबंधित है। कौन से ऐप की यहाँ पर बात की जा रही है, दिशा ऐप के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। दिशा ऐप किससे संबंधित है, तो एक ऑप्शन आपके चिकित्सा से, महिला सुरक्षा से, वायु सेवा से या कृषि से। किससे संबंधित दिशा ऐप, है ना। तो दिशा ऐप का जो संबंध है वह किससे है, ऑप्शन बी महिला सुरक्षा से। किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंध ऐप है। क्या नाम दिया गया है, दिशा ऐप इसे नाम दिया गया है। क्लियर हुआ, ओके। महिला सुरक्षा से संबंधित है तो ओबियसली यहाँ पर बहुत सारी जानकारी महिलाओं से संबंधित होंगी ही, कि भाई महिला को कैसे आना चाहिए, महिला को जाना चाहिए, या ये कहें कि ये जो ऐप है इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई, ये और मैं आपको बता देता हूँ। इस ऐप की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश। कहाँ पर हुई इसकी शुरुआत, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। आंध्र प्रदेश में भी इस ऐप का जो प्रारंभ किया गया था वह पुलिस संचार विंग के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था, पुलिस संचार विंग के माध्यम से, है ना। आंध्र प्रदेश की पुलिस संचार विंग। क्लियर हुआ, पुलिस संचार विंग के माध्यम से किस ऐप को लाया गया, तो इन दोनों के सहयोग से एक ऐप आया जिसका नाम क्या रखा गया, दिशा ऐप। क्लियर हुआ, ओके।
आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं सारथी ऐप का संबंध है, या ये कहें कि सारथी ऐप संबंधित है। ऑप्शन है आपके पुलिस, रेलवे पुलिस बल से, रेलवे माल ढुलाई से, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई से, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, रेलवे पुलिस बल से, रेलवे माल ढुलाई से, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है हमारा सारथी ऐप? सारथी ऐप का संबंध है आपके ऑप्शन ए, यानी कि रेलवे पुलिस बल से। किससे संबंधित है? जो सारथी ऐप है वह उसका संबंध किससे है? रेलवे पुलिस बल से इसका संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, किसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 1971, 1972, 1975 और 1976। ठीक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की यहाँ पर बात की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1972 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई है? 1972 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पेंसिल ऐप का संबंध, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है पेंसिल ऐप का संबंध है, या पेंसिल ऐप किससे संबंधित है? बाल शिक्षा से, महिला शिक्षा से, बाल श्रम से, या वित्त से? पेंसिल ऐप के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पेंसिल ऐप का संबंध किससे है। तो किससे हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि बाल श्रम से संबंधित है। पेंसिल जो ऐप है उसका डायरेक्ट संबंध किससे है? बाल श्रम से। अब बाल श्रम कौन सा होता है? तो हमने देखा है कि हमारे भारत में अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे यदि कोई कार्य कराया जा रहा है तो वह सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम पर लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं कि यदि आप बाल श्रम करा रहे हैं तो उसमें एक बच्चे को कितने समय पर कार्य करना है, कितने समय के बाद उसे रिलैक्स देना है, कितने समय का उसे लंच ब्रेक देना है, ये सारी जानकारी बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी आती हैं। और समय समय पर बाल श्रम से संबंधित चाइल्ड लेबर एक्ट भी बनाया गया है। यदि आप किसी बच्चे से श्रम करा रहे हैं तो उससे संबंधित एक्ट भी है, उसमें भी ये जानकारी बताई गई हैं कि किस बच्चे को कब हमें काम कराना है या श्रम कराना है। श्रम को भी कई भागों में रखा जाता है, एक श्रम होता है, एक साश्रम होता है। ठीक, तो अभी अपन सिर्फ ऐप की बात कर रहे हैं कि पेंसिल ऐप का संबंध किससे है। तो पेंसिल ऐप का संबंध किससे है? बाल श्रम से। क्लियर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविन ऐप। कौन से ऐप की बात की जा रही है यहाँ पर? कोविन ऐप की बात की जा रही है। यह ऐप का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोविन वैक्सीन से, कोविड योद्धाओं से, परिवहन से, कोरोना नियंत्रण से। कोविन का संबंध किससे है? आपको बताना, आपके सामने चार ऑप्शन है, कोविन वैक्सीन से, कोविड योद्धाओं से, परिवहन से, कोरोना नियंत्रण से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोविन वैक्सीन से। किससे संबंध इसका? कोविन वैक्सीन से। अब यह जो ऐप था, यह ऐप भी आपने देखा होगा कब आया था? यह ऐप भी कोरोना समय पर आया है। और कोरोना समय पर जब इस ऐप को लाया गया या लॉन्च किया गया तो इसमें ख़ास बात क्या थी? तो इस ऐप के अंतर्गत हमने देखा कि हम अपनी वैक्सीन का शेड्यूल कर सकते थे, है ना। वैक्सीन का हम क्या कर सकते थे? यदि हम बात करें कि वैक्सीन जो है उस वैक्सीन को हम शेड्यूल कर सकते थे। क्या कर सकते हैं? शेड्यूल, कि हमें कब वैक्सीन लगाना है, हमें कौन सी वैक्सीन करना है ना। वैक्सीन से संबंधित रजिस्ट्रेशन और भारत में 26 फरवरी 2021 को
कब? 26 फरवरी 2021। वैक्सीन शेड्यूल, या जैसे हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए और भी अन्य जानकारी कि वैक्सीन से संबंधित कौन कौन सी वैक्सीन है, किस वैक्सीन को हम शेड्यूल कर रहे हैं, कब तक हमें वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, यानी स्लॉट कब हमें मिल जाएगा। तो ये सारा काम हम पे किस पे कर सकते थे? हमारे कोविन ऐप पर कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नक्शा ऐप संबंधित है। कौन से ऐप की बात की जा रही है? नक्शा ऐप की यहाँ पर बात की जा रही है। नक्शा ऐप का संबंध किससे है? ठीक, ऑप्शन है आपके सर्वे ऑफ इंडिया से, वन मंत्रालय से, लोक निर्माण विभाग से, या रेलवे से। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया से, वन मंत्रालय से, लोक निर्माण विभाग से, या रेलवे से। ठीक, तो आपका आंसर क्या है? नक्शा ऐप सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है। किससे संबंध है? सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध है नक्शा ऐप का। इस ऐप में खास बात क्या है? तो इस ऐप के अंतर्गत हम हमारे भौगोलिक भूमि के नक्शे, खसरा, खतौनी, ये सारी चीज़ें हम इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है ना, सरकार द्वारा इस ऐप का जो निर्माण किया गया है, जो हमारी भूमियां हैं उन भूमियों को इस पूरे ऐप पर ला दिया गया है, जिससे कि हम हमारे भूमि से संबंधित जानकारी इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाले अधिकारी पर कितने अर्थदंड आरोपित करने का प्रावधान है ना? यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 में जो विधेयक बनाया गया था, उस विधेयक के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाले अधिकारी, जब हम देखते हैं कोई भी विधेयक के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया गया है, तो उस व्यक्ति विशेष का ये कर्तव्य रहता है कि वह अपने अधीनस्थ, अपने आने वाले से, क्योंकि वह सेवा देने बैठा है, जो भी सेवा लेने आते हैं उन्हें सेवा निरंतर प्रदान करनी चाहिए। यह उस व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष का क्या रहता है? कर्तव्य और दायित्व दोनों ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि वह कार्य नहीं कर रहा है या सेवा नहीं दे रहा है, तो उस पर अर्थदंड की बात की जा रही है कि उसका अर्थदंड कितना होगा। ऑप्शन है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या 40,000 रुपये। कितना होगा अर्थदंड? इस अधिनियम के अंतर्गत बात की जा रही है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 20,000 रुपये उसका क्या किया जाएगा? अर्थदंड। ठीक, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये काम नहीं कर रहा है, सेवा प्रदान नहीं कर रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उसके लिए दंड का प्रावधान कितना रखा गया है? 20,000 रुपये दंड का प्रावधान रखा गया है। क्लियर? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किस शब्द के बारे में पूछ रहा है? ये रोबोट शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है आपके जोसेफ कैपेक, कोरोल कैपेक, आइजैक आसिमोव और जॉर्ज सी डेवेल। तो किसने किया है रोबोट शब्द का प्रयोग? सबसे पहले की बात की जा रही है कि रोबोट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपके हैं जोसेफ कैपेक, कोरोल कैपेक, आइजैक आसिमोव और जॉर्ज सी डेवेल। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है कि जोसेफ कैपेक। आपने यदि मेरी रोबोटिक्स की क्लास देखी है तो उस रोबोटिक्स की क्लास में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सैन्य रोबोट है? यहाँ पर सैन्य रोबोट की बात की गई है कि जो रोबोट दिए गए हैं ऑप्शन में उसमें से सैन्य रोबोट कौन सा है? ऑप्शन है क्यूरियो, आसिमो, एइवो और विगडॉग। इसमें से सैन्य रोबोट की बात की जाएगी, ये भी हम हमारे रोबोटिक्स क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सैन्य रोबोट है वह कौन सा है?
ऑप्शन डी यानी कि बिग डॉग। बिग डॉग क्या है? बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है ना। जिस तरह आपने देखा होगा साइबर नाइफ चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला रोबोट था, उसी प्रकार सैन्य रोबोट क्या है? बिग डॉग है यहाँ पर। ठीक, ये हमारी रोबोटिक्स की क्लास के अंतर्गत सारे रोबोट्स के बारे में, अधिकांश रोबोट के बारे में हमने डिस्कस किया है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र का हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र का हो। रोबोट्स के हाथ पैर या रोबोट्स के पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? स्थान पूछा जा रहा है किसका? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स। तो कहाँ है इसका सेंटर? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद। कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। क्या है इसका सही जवाब? बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स संस्थान। क्लियर? क्योंकि अब जो रोबोट्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना रहेगा ना। मैनेज करने के लिए कोई तो सेंटर होना चाहिए। तो वो सेंटर कहाँ है? हमारे यहाँ बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट, मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं। ऑप्शन में आपके पास दे रखे हैं बाइप्ड रोबोट, हॉपिंग रोबोट, क्वाड्रप्लर रोबोट और हेक्सपॉड रोबोट। इनमें से कौन सा रोबोट ऐसा है जो हमें कैसा दिखता है? मनुष्य के समान दिखता है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। बाइप्ड रोबोट जो होते हैं वह कैसे होते हैं? मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं। जिस प्रकार सबसे लेटेस्ट यदि हम बात करें सोफिया रोबोट, जो कैसा रोबोट है? वह भी मानव के समान दिख रहा है, उसे एक नाम दिया गया है, लेकिन नॉर्मल भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है? बाइप्ड रोबोट कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। बात किसकी की जा रही है? DRDO की यहाँ पर बात हो रही है। DRDO है ना, के द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। ऑप्शन में आपके देख रखा है रीवा, एसिमो, बिग डॉग या ऑरा। क्लियर? तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी ऑरा हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। यानी DRDO द्वारा निर्मित जो रोबोटिक उपकरण है वह क्या है? ऑरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आता है? जो ड्रोन रोबोट हैं, ड्रोन रोबोट सबने देखे होंगे, एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, इस प्रकार बना होता है ना। ये छोटा सा कैमरा यहाँ पर लगा रहेगा और इसे रोबोट से हम ऑपरेट करते हैं। एक निश्चित हाइट पर हम इसे ले जा सकते हैं, ये भी है। और एक निश्चित वर्क के लिए, अभी आपने देखा होगा डिलीवरी वर्क का काम भी ड्रोन रोबोट के माध्यम से कई स्थानों पर किया जा रहा है। मेडिकल सुविधा में भी जो मेडिसिन पहुंचाने का काम ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो रोबोट होते हैं उन रोबोट में यहाँ पूछा गया है क्या? ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? उस श्रेणी पूछी गई कि किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, टेलीपोर्टेड रोबोट या ऑगमेंटिंग रोबोट, किस श्रेणी में आते हैं हमारे ये रोबोट? तो ये रोबोट आते हैं हमारे टेलीपोर्टेड रोबोट की श्रेणी में। हमारे जितने भी ड्रोन रोबोट्स हैं वो किस में आते हैं? टेलीपोर्टेड रोबोट में आते हैं। विशेष कार्य हमने बता ही दिया कि विशेष कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एक सीमित दायरे में हम कर सकते हैं, एक सीमित ऊंचाई तक हम इन्हें ले जा सकते हैं, है ना। आजकल आपने देखा होगा कि विवाह उत्सव या किसी गैदरिंग में भी रोबोट, इन ड्रोन रोबोट्स का प्रयोग बहुत आयात में हो रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? DRDO द्वारा बनाया गया रोबोट है। अभी
जस्ट लास्ट में हमने देखा था कि उपकरण के बारे में पूछा गया था, जिससे उपकरण में हमने क्या बताया था कि ऑरा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रोबोट, यानी रोबोट के बारे में ही पूछ लिया गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित या बनाया गया रोबोट है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दक्ष, रक्षक, पिनाका या शक्ति। तो कौन है डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोट? तो ऑप्शन ए दक्ष। क्या नाम है? दक्ष हमारा क्या है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फादर ऑफ रोबोटिक्स। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जॉन मैकार्थी, जोसेफ एंजलबर्गर, पॉली एंडरसन या जॉन सार्ले। तो किसे कहा जाता है? ये भी हमारी रोबोटिक्स की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। किसे? जोसेफ एंजलबर्गर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ एंजलबर्गर को। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है पीएससी में कि फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है, तो हमें नाम ध्यान रखना है, जोसेफ एंजलबर्गर। नेक्स्ट, बैंकिंग परिचालन। देखिए, अब आप बैंकिंग सेक्टर पर भी आएगा, तो बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बात किसकी? रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक, यहाँ पर बात की जा रही है प्रथम भारतीय बैंक की बात की जा रही है। ठीक, ऑप्शन आपके हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर सही आप जवाब है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आईसीआई बैंक के द्वारा किया गया। प्रथम भारतीय बैंक था आईसीआई बैंक, जिसने रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर का परिचालन बैंकिंग में किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख रखे हैं यहाँ पर। कथन में हम देख रहे हैं दो कथन हैं। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता। कौन सा? पैर वाला रोबोट चीता ना। सेकंड कथन क्या है? माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। दो कथन है हमारे पास। पहला कथन हमसे क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट, तीव्र गति के पैर वाले रोबोट का नाम दिया यहाँ पर, क्या चीता है। दूसरा कथन क्या है? माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? यहाँ पर पूछा गया सही कथन के बारे में, यहाँ पर पूछा गया। दो कथन आपके सामने है, दो कथन में से कौन सा कथन है? ऑप्शन है केवल एक, केवल बी, दोनों या दोनों ही नहीं। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर एक और दो दोनों। सही क्या है? दोनों कथन सही हैं, यानी कि विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट का नाम क्या है? चीता है, राइट। और माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप है, यानी कि जो माइटी ईगल है वो क्या है? नासा का क्या है? एक नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय, किसका मुख्यालय पूछा गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मोनाको, कैलिफोर्निया, जापान या फ्रैंकफर्ट, है ना। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मोनाको, कैलिफोर्निया, जापान और फ्रैंकफर्ट। इसमें से कौन सा सही है जहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि फ्रैंकफर्ट। ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, राइट। नेक्स्ट, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट। देखिए विशेष चीज़ आ गई यहाँ पर, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है ना। पहले रोबोट के बारे में जो हिंदी बोलता है, ऑप्शन है ब्रावो, व्योममित्र, चतुर और रश्मि। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? रश्मि। क्या है सही जवाब? रश्मि इज अ करेक्ट आंसर। जो कैसा था? हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र, यानी विश्व स्तर पर जो औद्योगिक रोबोट खरीदता है वो राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, है ना। चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन है जो औद्योगिक स्तर पर सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र है? तो इसका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट, यानी कि चीन ही विश्व का औद्योगिक स्तर पर सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र है। किसका? औद्योगिक रोबोट्स का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, साइबर नाइफ क्या है? देखिए, इससे पहले हम इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं साइबर नाइफ के बारे में। तो बताएं साइबर नाइफ क्या है? देखिए, ऑप्शन है रोबोट के बात करने का तरीका, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली, रोबोट द्वारा अटैक, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर? हम इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। क्या है? साइबर नाइफ। यानी कि हमने कहा था ना कि मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग होने वाले रोबोट को क्या कहा? साइबर नाइफ कहा गया। यहाँ उसका और डिटेल में बताया गया, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली, राइट। तो ये था हमारा आज की क्लास में, कुछ प्रश्नों पर हमने आज डिस्कस किया, है ना, जो कि रोबोटिक्स भी रहे, बैंकिंग से संबंधित रहे, कुछ महत्वपूर्ण ऐप से संबंधित भी रहे हमारे ये प्रश्न, है ना। पसंद आने पर शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेलो सर को। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।